आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या इस्लामाबाद पर हमले से ही सुधरेगा पाकिस्तान? आपको स्पाइस 2000 के बारे में पता है? स्पाइस 2000 ये डिफेंस का मैटर है। तुम कायदे में रहो बेटा, तुम कायदे में रहो, तुम कायदे में रहो। To the controversies over these WhatsApp chats. Before Arnab Goswami set up a separate news broadcasting standards body, he was in touch with the PMO. The Arnab Chatgate reveals how RTV founder was hobnobbing with the Prime Minister's office in one such chat. Arnab Goswami then responds to it when asked by Parthidas Gupta about the meeting which is going to take place. Parthidas Gupta says broadcasting standards body, he was in touch with the PMO. The Arnab Chatgate नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अर्नब गोस्वामी की बातचीत पार्थोदास गुप्ता, जो कि बार्क के सीईओ रह चुके हैं, उनके बीच पिछले 48 घंटे में सोशल मीडिया पे तूफान आया है, क्योंकि व्हाट्सएप जो चैट्स हैं, जो बातचीत हैं इन दोनों के बीच, वो लीक हुई है। मुंबई पुलिस ने मुकदमा दायर किया है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, जिसमें टीआरपी से छेड़छाड़ करने का आरोप है और उससे किस तरह से उन्होंने अपने चैनल को नंबर 1 बनाने की कोशिश की और किस तरह से उन्होंने इससे मुनाफा कमाने की कोशिश की। अगर बात इतनी भी रहती तो शायद भी उतना बड़ा तूफान या उतनी बड़ी बात नहीं होती। जबकि आप बारीकी से जब इन पूरे चैट को देखने की कोशिश करते हैं, सिलसिलेवार तरीके से 1000 से ज्यादा इन पेजेस को पढ़ते हैं कि 2017 से लेकर 2020 के बीच इन दोनों व्यक्तियों के बीच जो बातचीत हुई है, अगर उसका आप कच्चा चिट्ठा देखें तो हैरानी होती है, रोंगटे खड़े होते हैं कि किस तरह का अनैतिक समाज हम बना रहे हैं। एक ऐसा देश जिसकी सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता के हम दिन रात दावे भरते हैं, दिन रात कस्में खाते हैं, दिन रात शपथ लेते हैं, उसी देश में किस तरह से हमने इजाजत दी कि इस तरह का एक व्यक्ति पनप सके। और ज्यादातर लोग इसमें अर्नब गोस्वामी के दोष तलाश कर रहे हैं। मैं ये कहती हूं कि सबसे बड़ा देश है उन सत्ताधारी लोगों का जिन्होंने इस व्यक्ति को अपना माउथ पीस बनने की इजाजत दी, क्योंकि अगर इस व्यक्ति को इन तमाम लोगों का समर्थन हासिल नहीं होता, सत्ता में बैठे हुए, शीर्ष पद पे बैठे हुए, सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए लोगों का समर्थन हासिल नहीं होता, तो इस व्यक्ति की जो प्रगति है, जो उसकी ग्रोथ हमने देखी है कम से कम पिछले 3 सालों में, उससे पहले भी, लेकिन कम से कम पिछले 3 सालों में जो देखी है, वो अपने आप में बिल्कुल यकीन के काबिल नहीं है। आप ये देखिए कि किस तरह से ये व्यक्ति कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से लेकर तमाम मंत्रालय, जजों की बात कर रहा है, ये सब उसके एक तरह से फिंगर टिप्स पर है। मतलब वो इन सब को इस तरह से इशारों पर अपने नचा सकता है। तो ये बातचीत जो कि मैंने आपको बताया कि टीआरपी से छेड़छाड़ करने का ये पूरा मामला सामने आ रहा था, जिसमें मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इसीलिए अर्नब गोस्वामी को अभी आप टीवी चैनल पर देख भी नहीं रहे हैं। आज ही सिर्फ उनका एक बयान वीडियो में देखने को मिला, जिसमें वो किसी एक बाग में टहल रहे हैं, वहाँ बाग से वो वीडियो के जरिए अपने चैनल पर हाजिर होते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान और रिपब्लिक के बीच की ये लड़ाई है। यानी कि मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी कि क्यों इससे एक तरह की समस्या नहीं है कि इस व्यक्ति ने सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश की, बल्कि किस तरह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ की, किस तरह से जो हमारी संप्रभुता है देश की, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, कैसे सरकारी और सेना के जो तमाम जो सीक्रेट्स हैं, जिनसे एक पूरे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों तय होती है, उन सब के साथ कैसे इस व्यक्ति ने छेड़छाड़ की। तो मामला कुछ यहां से शुरू हुआ कि कुछ ही महीने पहले एक इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या को उकसाने के आरोप में इनको अर्नब गोस्वामी को जेल भेजा गया था। जब आपने देखा था कि भारत सरकार के आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री कूद पड़े थे मैदान में और ट्विटर पे कहा था कि किस तरह से ये मीडिया की आज़ादी का मामला है और क्यों जो है वो अर्नब गोस्वामी के ऊपर ये मुकदमा नहीं करना चाहिए, उन्हें आज़ाद करना चाहिए, उन्हें रिहा करना चाहिए। और जाहिर है हर मुमकिन ये कोशिश हुई कि व्यक्ति कुछ ही दिनों के बाद जेल से बाहर आ गया। हालांकि ये भी अपने आप में एक चमत्कार था कि इतना बड़ा व्यक्ति, जो कि जिस तरह से वो अपने व्हाट्सएप चैट में कह रहा है कि हर चीज़ उसके कोर्ट से लेकर, जजों से लेकर, प्रधानमंत्री के कार्यालय से लेकर और मंत्रिमंडल, तमाम जो मोदी सरकार का मंत्रिमंडल है, वो सब उसके इशारों पर नाचते हैं। अगर इससे जाहिर होता है कि कितना ज्यादा दबाव रहा होगा, जिसके बाद इस व्यक्ति को हमने बाहर आते हुए देखा जेल से। तो मैं आपको बता रही थी
कि जो मुंबई पुलिस के जरिए टीआरपी घोटाले की जो जांच हो रही है, जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया पार्थो दासगुप्ता का, जो कि सीईओ रह चुके हैं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क का। बार्क ही दरअसल वो संस्था है जो कि टीवी चैनलों की रेटिंग तय होती है जिससे, और रेटिंग तय होने से तय होता है कि आपको कारोबार कितना मिलेगा, उससे यह तय होता है कि आपका देश की राजनीति समाज पर प्रभाव कितना होगा, इससे यह तय होता है कि आपकी बार्गेनिंग पावर कितनी होगी सत्ता के उन गलियारों में जहां आप इस तरह से अपना कॉलर चढ़ा के नहीं जाते कि देश के करोड़ों लोग आपकी बात पर विश्वास रखते हैं या आप उनके मुद्दे उठाते हैं, बल्कि इस तरह से जाते हैं कि देखिए मैं जो भी झूठ बोलता हूं उस पर जनता मेरा विश्वास करती है, इसलिए मैं ताकतवर व्यक्ति हूं क्योंकि सरकार की ताकत मेरे साथ मिली हुई है। तो अभी तक हमने देखा इस पूरे मामले पर सरकार के कोई मंत्री अभी तक सामने नहीं आए हैं। क्या ये माना जाए कि इस खामोशी में भी समर्थन है? आप ये देखिए कि इतना बड़ा आरोप अगर किसी भी पत्रकार के ऊपर होता, किसी भी पत्रकार यानी कि अर्नब गोस्वामी के अलावा, वो उन पत्रकारों में से एक जो सत्ता से सवाल पूछते हैं अभी भी, जिनको एंटी स्टैब्लिशमेंट जर्नलिस्ट कहा जाता है, क्या उनके साथ यही रवैया होता? तो जिस तरह के मैसेजेस सामने आ रहे हैं कि पार्थो दासगुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच बहुत ज्यादा गर्मजोशी का एक रिश्ता था, सुबह शाम उठते बैठते उनके बीच गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेजेस का आदान प्रदान होता था, वो लंच और डिनर पे मिला करते थे और अलग अलग तरह की, यानी मैं आपको एक सेंटेंस में अगर इसको मैं प्रो सकूं तो ये उन्होंने कहा कि वन मस्ट प्ले डर्टी, यानी हमें अनैतिक जो है वो कामों में शामिल होना चाहिए। डर्टी का मतलब हिंदी में हम शायद अनैतिक ही कह सकते हैं। किस तरह से ये पूरा अनैतिकता का धंधा चल रहा था अर्नब गोस्वामी और पार्थो दासगुप्ता के बीच, जिनमें एक दूसरे से फायदा हुआ करता था। इससे पहले कि मैं आऊं इस पर कि टीआरपी जो है वो किस तरह से मैनिपुलेट की गई इस व्यक्ति को उससे ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए और दिखाने के लिए जितना कि वो नहीं था, कई महत्वपूर्ण सवाल जो इस कार्यक्रम में उठने चाहिए वो हैं कि मीडिया और सत्ता की जो इतनी घनिष्ठता है वो आम नागरिक के लिए किस तरह से नुकसानदेह है। क्यों मैं ये समझती हूँ कि आपके अधिकारों और आपकी आज़ादी और ये आपके हितों का नुकसान है जब सत्ता, यानी कि वो लोग जिनसे सवाल पूछे जाने चाहिए और जो लोग जो सवाल पूछने चाहिए, जब वो इतने करीब आ जाएं कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं इस हद तक, तो क्यों जनता का हित मारा जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्यों ज्यादातर चैनल्स इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस हमाम में, जैसा कहा जाता है, सभी नंगे हैं। ये जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें इस कार्यक्रम में हम उठाने की कोशिश करेंगे कि अर्नब गोस्वामी से भी ज्यादा ये मामला है सरकार में बैठे हुए, उच्च पदों पर बैठे हुए उन लोगों का जिन्होंने इतनी घनिष्ठता, इतनी नजदीकी, इतनी कुर्बत इस व्यक्ति को दी कि उसे सब कुछ मालूम था। उसको उसकी तथाकथित जो क्लेम है वो ये है कि उसको ये भी पता था कि बालाकोट होने वाला है। वो पुलवामा का भी जश्न मना रहा था वो व्यक्ति, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है उससे जुड़े हुए बहुत ही नाजुक जो खुफिया राज थे वो सब इस व्यक्ति को पता थे। तो ज्यादातर चैनल्स इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट्स लीक हो गई हैं कि वो सबसे ज्यादा सरकार के करीब था, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इस होड़ में लगे हुए थे, इस पूरी प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे कि कौन सरकार के सबसे ज्यादा करीब हो। तो अगर ये उन लोगों के, उन आकाओं के नाम अगर बाहर लेकर आते हैं तो जाहिर है परेशानी सिर्फ अर्नब गोस्वामी को नहीं होगी, बल्कि इन तमाम चैनल्स को, इन तमाम नेटवर्क्स को होगी जो सरकार की चमचागिरी करते हैं और जो उनसे फेवर्स लेने की कोशिश करते हैं। तो अर्नब की आड़ में बहुत सारे ऐसे सफेद पोश पत्रकार हैं जो कि छिपे हुए हैं और फरिश्ते बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी वजह से जो एक घुसपैठ है सत्ता की, मीडिया की सत्ता के अंदर, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल सबसे पहले कि पुलवामा जब टेरर अटैक हुआ उससे लेकर और आर्टिकल 370 जो हटाया गया कश्मीर से, जम्मू कश्मीर राज्य से, दोनों के बारे में अर्नब गोस्वामी अपनी चैट में ये दावा करते हैं कि दोनों के बारे में उन्हें ये पता था। 14 फरवरी को आपको याद होगा 2019 में, यानी अब से लगभग 2 साल पहले 40 हमारे जवान शहीद हो गए थे पुलवामा के इस हमले में, पुलवामा के आतंकवादी हमले में। और इस बात में आपको एक खास लाइन बताना चाहती हूँ जो अर्नब गोस्वामी ने कही पार्थो दासगुप्ता से, और ये कहा कि दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी, यानी वो अपनी टीआरपी का जिक्र कर रहे हैं कि इस हमले के बाद हमारी टीआरपी जो है वो आसमान छू रही है। यानी एक तरफ ये व्यक्ति जो राष्ट्रवाद का ढोंग करता है
वो व्यक्ति ये कह रहा है कि पुलवामा के बाद हम जीत रहे हैं, यानी कि हमें टीआरपी सबसे अच्छी मिल रही है। और लगातार वो पार्थो दासगुप्ता से ये बातचीत करता है कि क्यों इस वक्त अच्छी टीआरपी नहीं मिली, क्यों उस वक्त अच्छी टीआरपी मिली। रजत शर्मा इंडिया टीवी वाले उनका मजाक उड़ाता है, राहुल गांधी का मजाक उड़ाता है, टाइम्स नाउ के कई बड़े पत्रकारों का मजाक उड़ाता है, जहां वो खुद काम करते रहे हैं ये व्यक्ति, उनका भी मजाक उड़ाता है। मैं सोचती हूँ कि अर्नब की इतनी अंधेरी दुनिया है कि वो व्यक्ति शायद पता नहीं कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको वो बेहतर समझता होगा या जिससे उसे लगता होगा कि कंपटीशन नहीं है। दूसरी फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्नब गोस्वामी ये भी क्लेम करता है तथाकथित तरीके से कि बालाकोट जो एयर स्ट्राइक्स हुई थी जो भारत ने की थी वो भी उसको पहले से पता है। तो आप ये सोचिए कि 26 फरवरी को ये हुआ, लेकिन 23 फरवरी को बातचीत में ये बताया गया है कि हमें बालाकोट के बारे में भी उस व्यक्ति को पता था। अब ये विश्वास करना कि क्या वाकई ये सिर्फ एक तरह से शेखी, जिसे कहते हैं शेखी बघाड़ना, कि क्या इस वजह से अर्नब गोस्वामी ऐसा कर रहे हैं या वाकई उनको ये इस बारे में मालूमात थी कि सरकार ने इतने गहरे राज भी सरकार में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी लोग हैं उन्होंने उनके सामने खोले। इमरान खान ने ये कहा है ट्वीट करते हुए कि बालाकोट हमला चुनावी फायदे के लिए किया गया। जाहिर है वो पड़ोसी देश है, भारत को दुश्मन देश मानता रहा है, वो फायदा उठाने की कोशिश करेगा इस पूरे माहौल का। लेकिन अर्नब गोस्वामी उनके चैनल ने बहुत ही चालाक तरीके से, बहुत मक्कारी से इस पूरे मामले को अपने फेवर में करने की कोशिश की और ये कहा कि रिपब्लिक बनाम पाकिस्तान और पाकिस्तान को जवाब देगा रिपब्लिक, इस तरह की बातें की जा रही है। ये डायरेक्ट अटैक है अर्नब के ऊपर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जरिए। हम ये कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भूल जाइए, अपने प्राइम मिनिस्टर को याद करिए और हमें बताइए कि जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं इन व्हाट्सएप चैट से, उस पर अर्नब गोस्वामी का क्या कहना है, उस पर भारत सरकार का क्या कहना है, क्योंकि ये वो वक्त है जब सवाल पूछा जाना जरूरी है। आपको याद होगा लगातार मेरे जैसे पत्रकार, रवीश कुमार जैसे पत्रकार, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, यानी कि वो तमाम लोग जो कि सत्ता से अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, हम लगातार ये कहते रहे कि टीवी जर्नलिज्म यानी कि टीवी मीडिया की और सरकार की, सत्ता की, दोनों की जितनी नज़दीकी है, जितनी घनिष्ठता है, उस पर लगातार हम चिंता जाहिर करते रहे। लेकिन आज यही बात जो हम लगातार आपको बता रहे थे पिछले कई सालों से, ये इन व्हाट्सएप चैट से साबित होती हुई नजर आ रही है कि कैसे इस व्यक्ति ने नंबर 1 बनने के लिए तमाम टीआरपी जो है उसकी पूरी संस्था को कैसे बर्बाद किया, दूसरे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ की, और तीसरे कि पूरे तरीके से सत्ता और मीडिया के बीच का तमाम जो फर्क था वो खत्म कर दिया, जो बेहद खतरनाक है भारत के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, मीडिया की सेहत के लिए और सबसे बड़ी बात समाज के लिए। वो समाज जिसको आज ये सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि आप ये सबसे ज्यादा याद रखिए कि अर्नब गोस्वामी की या किसी भी पत्रकार की सबसे बड़ी ताकत होती है आम लोगों का विश्वास। अगर आज मैं जो कुछ भी कह रही हूं, अगर आप उस पर विश्वास नहीं रखते तो मेरी ताकत खत्म हो जाती है। मैं क्या बोलती हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही ताकत का इस्तेमाल कर रहा है अर्नब गोस्वामी कि जब वो किसी बात को कहते हैं तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। और कितने लोग विश्वास करते हैं, टीआरपी कितनी है, इससे ये तय होता है कि वो आदमी कितना प्रभावशाली है। तो अब भी ये कुंजी जो है सीधे तौर पर आपके हाथ में है, लेकिन कानूनी चूंकि ये पूरा मामला है, मुंबई पुलिस का मुकदमा चल रहा है, उम्मीद हम अभी भी ये करें कि अपनी अदालतों से ये सब कुछ जानते हुए भी कि किस तरह से ये आदमी जजों को खरीदने की बात कर रहा है, सरकार से इतनी नजदीकी की बात करता है, फिर भी इसे कहते हैं होपिंग अगेंस्ट द होप, फिर भी उम्मीद करना इस पूरे सिस्टम से ही कि जहां से बीमारी निकली है वहां से इलाज भी निकलेगा। और उम्मीद हम ये करें कि इस व्यक्ति को ने जो भी इसने खराबियां हमारे सामने जो हम देख रहे हैं पैदा हुई हैं, उसके लिए एक निर्णायक दिन जरूर आएगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।